इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इम्प्लांट से आप समझ सकते हो कि कुछ चीज़ इम्प्लांट की गई है, वहाँ पर सर्जिकल मेथड भी यूज़ होगा। ऐसे तो आप इम्प्लांट नहीं कर सकते हो कोई भी चीज़। तो हमारा कोई भी ड्रग, हमें किसी भी ड्रग को रिलीज़ करना है, जैसे मंथ्स या ईयर्स तक, बहुत लंबे समय तक, या कुछ ऐसा टाइम ड्यूरेशन है कि हमें पर्टिकुलरली रिलीज़ करना है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक सर्जिकल मेथड के थ्रू हम एक डिजीज़ बोल रहे हैं हम, डिवाइस जो होती है ना वो इम्प्लांट कर देते हैं। इम्प्लांट करने से वहाँ पे कंट्रोल्ड और कंटिन्यूस ड्रग रिलीज होता है। एक पर्टिकुलर अमाउंट कंट्रोल फॉर्म में भी होगा और लगातार कंटिन्यूस ड्रग रिलीज भी होगी, जैसे कुछ महीनों के लिए या सालों के लिए। वहाँ पे हम ये इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। इसका क्या है, एक तरीके से ये आपको ना क्या ऑफर करेगा, इसका IDDS जो है हमारा टारगेट डिलीवरी सिस्टम के बेसिस पे काम करेगा, कि हम एक पर्टिकुलर जिस ऑर्गन को हमें ट्रांसफ़र करना है या जिस टारगेट साइट पे हमें डिलीवर करना है, वहीं पे उसको इम्प्लांट कर दिया जाएगा, जिससे कि हमारा जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट है वो बढ़ सके और साइड इफेक्ट कम हो जाए। ठीक है, ये हमारा IDDS है। IDDS का आप समझ गए होंगे कि हम इम्प्लांट करते हैं किसी डिवाइस को, जिससे कि लंबे समय तक हमारी दवाई जो है या मेडिसिन है वो डिलीवर होती रहे सिस्टम में। इसमें मटेरियल्स जो यूज़ होते हैं, पॉलीमर होता है, नेचुरल पॉलीमर में जैसे कोलाजन है, या सिंथेटिक्स में हमारा PLA PGA है। ठीक है, वहीं मेटल्स में हमारे टाइटेनियम, स्टेनलेस स्टील फॉर ड्यूरेबिलिटी, वो यूज़ कर सकते हो। अब जैसे सिरेमिक्स है, कुछ स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन के टाइम पे सिरेमिक्स यूज़ किए जाते हैं। सिलिकन जो हाईली बायोकम्पैटिबल हैं, फ्लेक्सिबल्स हैं। सिलिकन आपने बहुत सुना होगा, इम्प्लांट होता है सिलिकन बहुत तरीके से, तो वहाँ पे सिलिकन यूज़ किया जाता है। अब बहुत तरीके के IDDS हो सकते हैं, जैसे ऑस्मोटिक पंप है। अगर हमें कोई भी ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू कंट्रोल ड्रग रिलीज़ करानी है, वहाँ पे हम ऑस्मोटिक पंप यूज़ करेंगे। बायोडिग्रेडेबल सिस्टम है, जहाँ पे कुछ ऐसा मटेरियल है हमें यूज़ करना है जो डिग्रेड हो सके एज इन टाइम के या ग्रेजुअल ड्रग रिलीज़ के बाद। ठीक है, वहाँ पे ऐसा नहीं है, वो हार्मफुल नहीं होना चाहिए। हमारा बायोडिग्रेडेबल सिस्टम के हिसाब से IDDS होता है। माइक्रोचिप्स हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिकली टाइम रिलीज के बेसिस पे भी रखते हैं, कि वो चिप क्या करेगा, आपका टाइम देखता रहेगा, टाइम के बेसिस पे वो क्या करेगा, रिलीज आउट करेगा क्या, हमारी ड्रग को। ठीक है, वहाँ बहुत यूज़फुल है। जैसे हमारे माइक्रोचिप्स भी हमारी IDDS हैं। इन्फ्यूजन जो पम्प्स होते हैं वो प्रिसाइज डोजिंग देते हैं, टाइम के हिसाब से प्रिसाइज डोजिंग करते हैं, वहाँ इन्फ्यूजन पम्प्स यूज़ करेंगे। हाइड्रोजेल सिस्टम, आपको पता है हमारा स्वेल हो जाता है एक तरीके से वाटर में स्वेल होने के बाद क्या करेगा, ड्रग देगा, वो बर्स्ट हो सकता है, या ग्रेजुअली उसमें थोड़ा सा क्या होगा, हमारा जो पॉलीमर है या जो हमारा हाइड्रोजेल सिस्टम है वहाँ पे थोड़ा सा लीक होना शुरू हो जाएगा स्वेल के बाद। ठीक है, मैग्नेटिक सिस्टम में हम मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करेंगे पर्टिकुलरली, कि जिससे हम ना रिलीज और टारगेटिंग को देख सकें या कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। वहीं नैनो पार्टिकल आते हैं, जिनसे हमारी ड्रग की सॉल्युबिलिटी इम्प्रूव होती है, टारगेटिंग इम्प्रूव कर सकते हैं हम। तो ये IDDS के टाइप्स हैं। ठीक है, जो हमारा इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है वो ये सब को आप देख सकते हो। एडवांटेज देखो, एक्सटेंडेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, देखो ये सारे क्या करेंगे, हमें इन सब ड्रग से एक फ़ायदा ये होता है, हमें फ्रीक्वेंट डोजिंग नहीं करनी पड़ती, कि आप उसको अभी 1 घंटे बाद आपको कुछ ड्रग लेना है, फिर 2 घंटे बाद लेना है, या 3 घंटे बाद लेना है, तो वहाँ पे फ्रीक्वेंट डोजिंग की ज़रूरत नहीं होती। एक्सटेंडेड ड्रग डिलीवरी है, आप महीनों सालों तक देख सकते हो। एनहांस्ड कंप्लायंस, जैसे थोड़ा कम डोजिंग रिक्वायरमेंट होगी ना, वहाँ पे कंप्लायंस अपने आप ही बढ़ जाता है। ठीक है, टारगेट ड्रग डिलीवरी डायरेक्ट साइट पे डिलीवर कर सकते हो, जिससे कि जो इधर उधर जाने वाला है वहाँ साइड इफेक्ट ना हो। कंसिस्टेंसी रहेगी, कि हमारा स्टेडी थेरेप्यूटिक लेवल हो, आपके ब्लड प्लाज्मा में जो हमारा थेरेप्यूटिक लेवल है वो मेंटेन रहेगा। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। फिर हमारा सिस्टमैटिक साइड इफ़ेक्ट भी कम हो जाएगा। जब हमारा ज़्यादा सिस्टमिक से एक्सपोजर कम होगा तो उस तरीके से साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। डिसएडवांटेज थोड़ा सा एक आ जाता है, जैसे जो लोग नॉन इन्वेसिव के साइड होते हैं ना, वो थोड़ा सा इन्वेसिव प्रोसीजर नहीं देख पाते, क्योंकि यहाँ सर्जिकल इम्प्लांटेशन है या प्लेसमेंट है, तो वो एक डिसएडवांटेज है। कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, कभी कभी चांसेस क्या होते हैं, डिवाइस ना हमारी माइग्रेशन हो जाता है, हमारी डिवाइस पर्टिकुलर A पॉइंट पे पहुंचानी थी हमें, और गलती से रिलीज आउट होके या माइग्रेट होके B पर पहुंच गई। इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं।
और रिमूवल के जैसे डिफ़िकल्ट टू टर्मिनेट, थोड़ा सा जब इसका टर्मिनेशन का टाइम आता है ना तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको प्रॉपरली फिर से ऑपरेट करना पड़ता है। रिमूव करने के लिए फिर ऑपरेट करोगे तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और देखो नॉर्मल सी बात है, कॉस्ट की अगर बात करो आप, जो हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं या कन्वेंशनल सिस्टम थे या जो डोसेज फॉर्म थी, उससे ज़्यादा कॉस्टली होगा। आपको इफेक्ट भी अच्छा आ रहा है ना, एडवांटेजेस इतने सारे मिल रहे हैं, तो वहाँ पे आपको कॉस्टली भी होगा, थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा वो। अब इसको कहाँ यूज़ कर सकते हो, जैसे किसी को क्रोनिक कंडीशन है बहुत, लाइक उसको रहना ही है उसमें, डायबिटीज़ जो उसको ज़िंदगी भर चलने वाली है, वहाँ पे उसको इनकॉर्पोरेट कर दो IDDS को। क्रोनिक पेन है जिनको रहता ही है, वो पेन ख़त्म ही नहीं होता, वहाँ हार्मोन थेरेपी जो लोग लेते हैं कुछ समय के लिए मंथली बेसिस पे, तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स होते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के टाइम पे, जिनको कंसीव नहीं करना वहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट करा सकते हैं। अब हमारी कीमोथेरेपी डिलीवर करनी है, ऑन्कोलॉजी में यूज़ हो जाएगा। साइकेट्रिक पेशेंट हैं जिनको एंटीसाइकोटिक रिलीज चाहिए सस्टेन में, तो वहाँ पे ऑप्थेल्मिक, जैसे किसी को ग्लूकोमा है या मैक्युलर डिजनरेशन है, वहाँ पे ऑप्थेल्मिक यूज़ में काम आएगा। तो ये सारे लाइक यूजेस हैं, एप्लीकेशन है, कहाँ हम इन सबको यूज़ करेंगे IDDS को। कॉन्सेप्ट क्या है हमारे जो इम्प्लांट का है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जो इम्प्लांटेबल इम्प्लांट्स होते हैं वो या तो सॉलिड हो सकते हैं, सॉलिड डिवाइस होगी, या फिर वो सेमी सॉलिड होगी जिसमें हमारी ड्रग रहेगी। उसको हम ऐसा डिज़ाइन करेंगे कि वो अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो करे, या फिर जैसे हमारा थेरेप्यूटिक एजेंट जो है, जो हमारा ड्रग है उसमें थेरेप्यूटिक एजेंट है, वो क्या करेगा, टाइम टू टाइम एक कंट्रोल्ड रेट पर रिलीज होगा। ठीक है, सेमी सॉलिड और सॉलिड डिवाइस आप समझ गए, जैसे सिलिकॉन है वो आप सेमी सॉलिड एक तरीके से देख सकते हो। फिर ये ना बायोडिग्रेडेबल भी हो सकता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल भी, डिपेंड करता है कि एप्लीकेशन और कितना ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन है हमारा ड्रग रिलीज का। कुछ लंबे समय तक यूज़ करना है मंथ के बेसिस पे, तो आप उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल भी एक तरीके से यूज़ कर सकते हो, बट अगर वो रहने वाला है तो लाइक बायोडिग्रेडेबल होना ज़रूरी है। चांसेस हैं वो आपको एक तरीके से टॉक्सिसिटी भी कॉज कर सकता है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए हमारे इम्प्लांटेशन डिज़ाइन किए जाते हैं। ठीक है, हमारे इम्प्लांट कितने टाइप के होते हैं, एक तो रिजर्वॉयर इम्प्लांट है, मैट्रिक्स इम्प्लांट है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट है। उसके बेसिस पे ही ये इम्प्लांट जो है वो डिज़ाइन किया गया है। जो हमारे रिजर्वॉयर इम्प्लांट्स होते हैं ना, उसमें जो हमारी ड्रग है, ड्रग कोर है, वो किससे सराउंड होता है, रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन से। रिजर्वॉयर में हमारा जो ड्रग कोर है वो सराउंड रहेगा ड्रग रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन के थ्रू। हमारी जो ड्रग डिफ्यूज होगी वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू होगी एक कंट्रोल रेट पर। रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन ही रेट कंट्रोल के बेसिस पे ही ड्रग को डिफ्यूज कराएगी अपनी मेम्ब्रेन के थ्रू। जैसे नॉर प्लांट है, जैसे लीवोनॉर्जेस्ट्रल कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट है, वहाँ पे रिजर्वॉयर इम्प्लांट्स यूज़ किए जाते हैं। मैट्रिक्स इम्प्लांट है, मैट्रिक्स इम्प्लांट का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारी ड्रग ना पॉलीमर मैट्रिक्स के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड होती है, एक प्रॉपर सफिशिएंटली डिस्पर्स्ड रहती है, किसके अंदर, पॉलीमर मैट्रिक्स के अंदर। इसका मैकेनिज्म ये है, जब हमारा मैट्रिक्स में इरोजन होगा या डिग्रेडेशन होगा तब हमारा जो ड्रग डिफ्यूजन होना शुरू होगा, कंट्रोल्ड बाय ड्रग डिफ्यूजन। ये इसका मेथड है ट्रांसपोर्टेशन का, एक तरीके से बोलो। ड्रग डिफ्यूज होगी, वहीं पे साथ साथ जो हमारा पॉलीमर मैट्रिक्स है वो इरोजन होगा या फिर वो ख़त्म होना शुरू होगा धीरे धीरे। वहाँ से हमारी जो इसके अंदर थी ना पॉलीमर मैट्रिक्स के अंदर ड्रग, वो रिलीज आउट होना शुरू हो जाएगी। अब जैसे कुछ इम्प्लांट्स हैं वो क्या यूज़ करते हैं, पॉलीलैक्टिक कोग्लाइकोलिक एसिड या PLG है, जो सस्टेन ड्रग रिलीज शो करता है। बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट ऐसे डिज़ाइन होते हैं कि जो हमारी बॉडी के अंदर एक तरीके से डिग्रेड हो जाते हैं। जब वो डिग्रेड होना शुरू होता है ना तो हमारी ड्रग रिलीज होना शुरू होती है। अब जैसे कोई भी पॉलीमर मैट्रिक्स है, हमारी ड्रग रिलीज होना शुरू हुई उस पॉलीमर मैट्रिक्स के ब्रेकडाउन के बाद। और बायोडिग्रेडेबल में क्या है, जो हमारा पॉलीमर मैट्रिक्स है वो बायोडिग्रेडेबल है, उसके अंदर ड्रग है हमारी, ये हमारा पॉलीमर मैट्रिक्स का ब्रेकडाउन हुआ, टूट फूट हुई यहाँ पे, तो क्या होगा, हमारी जो अंदर की ड्रग थी वो रिलीज आउट होने लगी हमारे ब्लड में, या जहाँ भी टारगेट साइट पर रिलीज होना है वहाँ पे रिलीज हो जाएगी। ठीक है, मैं क्या एग्जाम्पल ले लो, ग्लाइडल है हमारा, जो वेफर्स है हमारे ब्रेन कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ करे जाते हैं, ग्लाइडल वेफर्स, वहाँ पे बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट यूज़ किया जाता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट वही है जो हमारी बॉडी में इंटैक्ट रहे,
बॉडी से ना लगा रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो रिलीज आउट हो जाएगा या डिग्रेड हो जाएगा, नहीं, वो बॉडी में अटैच रहेगा, इंटैक्ट रहेगा और फिर क्या करेगा, धीरे धीरे ड्रग रिलीज करना शुरू करेगा। और इसका इम्प्लांटेशन भी सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू होगा और रिमूवल भी इसका सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू होगा, जब हमारी पूरी ड्रग डिप्लीट हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। जैसे हमारे सिलिकॉन बेस्ड हार्मोन इम्प्लांट्स हैं, वो एक तरीके से नॉन बायोडिग्रेडेबल फॉर्म में आप देख सकते हो। अब एडवांटेजेस क्या हैं कि हमारी जो ये फॉर्म, हम इस फॉर्म को पढ़ रहे हैं इम्प्लांट को, उसका एडवांटेज है तो कंट्रोल्ड रिलीज देगा। देखो हम सारी बात जो कर रहे हैं वो कंट्रोल्ड रिलीज की करते हैं या सस्टेन्ड रिलीज की, तो ये पहला पॉइंट आपका एडवांटेज में होना ही चाहिए। एडवांटेज सबसे पहला पॉइंट हमने देखा था ना, कंट्रोल्ड रिलीज होगा, सस्टेन्ड रहेगा, वहाँ पे हमारी ड्रग रिलीज स्टेडी फॉर्म में रिलीज होती रहेगी। इम्प्रूव कंप्लायंस, ज़्यादा दवाई फ्रीक्वेंट डोजिंग नहीं होगी तो वहाँ पेशेंट कंप्लायंस भी इम्प्रूव होगा। टारगेट डिलीवरी, एक पर्टिकुलर टारगेट साइड पे अगर डिलीवर करना है तो साइड के साइड इफेक्ट्स भी नहीं मिलेंगे जो अदर लाइक ऑर्गन्स में आप देख सकते हो, वो नहीं होगा एक तरीके से, ये एडवांटेज है। एडवर्स इफेक्ट हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, जहाँ पे क्रोनिक कंडीशन है बहुत लंबे समय तक आपको देना है वो भी वहाँ हेल्पफुल कर पाएगा। डिसएडवांटेज जो है वो हमारा एक सर्जिकल रिक्वायरमेंट है, ये नॉन इन्वेसिव नहीं है एक तरीके से अगर देखा जाए, ठीक है, तो वहाँ पे इम्प्लांटेशन रिमूवल, उसके लिए माइनर सर्जरी चाहिए, आपको सर्जरी के थ्रू गोन थ्रू होना पड़ेगा। इन्फेक्शन के चांसेस है, सर्जरी है तो चांसेस हैं कि इम्प्लांटेशन साइट पे इन्फेक्शन हो सकता है या इरिटेशन हो सकता है, चांसेस वही है। साथ में एडवांटेजेस के साथ डिसएडवांटेज भी आ रहे हैं। ड्रग की लिमिटेशंस हैं, कुछ ही ड्रग सूटेबल हैं इस मेथड के लिए, सब मेथड लाइक देखो हर ड्रग हर मेथड में नहीं यूज़ कर सकते हो आप। कुछ पर्टिकुलर ड्रग्स होती हैं जो नहीं सूटेबल होती, नहीं एक साथ आती, कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा, भैया देखो एक नॉर्मल सी बात है, कॉस्ट की अगर बात करोगे एक्सपेंसिव तो होगा नॉर्मल, आप इसको सर्जरी कराओगे, इम्प्लांट कराओगे, डिज़ाइन कराओगे, सब कुछ होगा, वहाँ पे कॉस्ट लगेगी, एक्सपेंसिव रहेगा। और फिर है हमारा डोज एडजस्टमेंट लिमिटेशन, थोड़ा सा यहाँ पे भारी या हार्ड हो जाता है हमारा, इम्प्लांटेशन के बाद आप डोज को एडजस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये डिसएडवांटेज है कि आप नहीं कर सकते हो कुछ उसमें छेड़छाड़, ठीक है। एप्लीकेशन कहाँ यूज़ कर सकते हो, हार्मोन थेरेपी में, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स होते हैं, क्रोनिक पेन में कुछ पेन रिलीफ की तरह कंटिन्यूसली यूज़ कर सकते हो, जिसको साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, जिनको मेडिकेशन का लेवल एक ही होना। साइकाइट्रिक मेडिकेशन में क्या होता है, आपका जो लेवल है वो सेम रहना चाहिए, अगर जहाँ आपका ये मिस हुआ वहीं पे क्या होता है, चांसेस हैं रीअकरेंस के। कोई भी साइकाइट्रिक डिसऑर्डर में ये देखोगे कि वहाँ मेडिकेशन रिलीज जो है वो स्टडी होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ये जो ऐसा है, तो इसलिए साइकाइट्रिक डिसऑर्डर में बहुत यूज़ किया जाता है। कैंसर ट्रीटमेंट में जो हमारी डायरेक्ट डिलीवरी है वो ट्यूमर्स पे रिलीज आउट कर दिया जाए। डायबिटीज़ मैनेजमेंट में बहुत है कि जब कंटिन्यूस इंसुलिन रिलीज होगा जिससे कि हम स्टेबल ग्लूकोज कंट्रोल कर पाए वहाँ पे। और डायबिटिक मैनेजमेंट में आप एक तरीके से देख सकते हो कि वो एक लंबे समय तक चलेगा, चलने वाला है या लाइफ लॉन्ग हो सकता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा मैनेजमेंट भी ईजी हो जाता है। अब हमने देखा था ऑस्मोटिक पंप। ऑस्मोटिक पंप क्या करते हैं, वो यूटिलाइज करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को यूज़ करके, वो हमारी ड्रग रिलीज रेट को कंट्रोल करते हैं, जिससे क्या होता है एक वो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा वो हमारा प्रिसाइज और प्रिडिक्टेबल होगा, ठीक है। ऑस्मोटिक पंप जो है ना हमारे ऑस्मोसिस पे रिलाई रहते हैं, उसके ऊपर वो काम करते हैं, उसके बेसिस से ही काम करेंगे, जहाँ पे हमारा जो वाटर है वो सेमी परमीबल मेम्ब्रेन के थ्रू एंटर करने के बाद अंदर जाकर क्या करेगा, वहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर बनाएगा या एक तरीके से प्रेशर क्रिएट करेगा, जिससे क्या होगा हमारी जो ड्रग को पुश आउट कर देगा, लाइक एक तरीके से पुश करके पूरे स्मॉल ऑरिफिस में वो उसको कंट्रोल रेट पे रिलीज करेगा। ये हमारे ऑस्मोटिक पंप का काम होता है, ठीक है, कि वो पहले वाटर को अंदर पहुंचाएगा, वहाँ प्रेशर बनेगा, प्रेशर बनने के बाद क्या करेगा, ड्रग को पुश करेगा, किसके थ्रू, स्मॉल ऑरिफिस के थ्रू, जिससे क्या होगा छोटे छोटे जो जिसमें लाइक पैक्ड अप था ना, वहाँ से स्मॉल ऑरिफिस के थ्रू हमारी ड्रग रिलीज होना शुरू हो जाएगी। ड्रग रिलीज होने के बाद किस कंट्रोल रेट पर ही रिलीज होगी, ऐसा नहीं है कि एकदम पूरा वो हो जाए, बाहर निकल जाए, नहीं, कंट्रोल, ये इसका प्रिंसिपल है हमारे ऑस्मोटिक पंप्स का। की कंपोनेंट्स जो हमें याद रखने हैं, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जो हमारी वाटर की एंट्री को अलाउ करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है सॉल्यूट के पैसेज को, कि सॉल्यूट पैसेज ना हो पाए। ड्रग रिजर्वॉयर्स में ड्रग होती हैं, जैसे कुछ भी, वो क्या किसके साथ मिक्स होंगी, वो हमारे ऑस्मोटिक एजेंट्स के साथ मिक्स रहती हैं। अब जैसे ऑस्मोटिक एजेंट्स क्या करते हैं, इंटरनल प्रेशर को बढ़ाते हैं जिससे कि हमारी ड्रग रिलीज हो जाए। अब डिलीवरी ऑरिफिस क्या होता है, डिलीवरी ऑरिफिस ऐसा होता है जो हमारे ड्रग रिलीज
रेट को कंट्रोल करता है कि कितना रिलीज होने वाला है, उसके बेसिस पे देखते हैं। अब मैकेनिज्म क्या है, किस मैकेनिज्म पे वर्क करता है। जैसे हमारा ऑस्मोटिक ग्रेडियंट है, उसमें जो हमारा ऑस्मोटिक एजेंट है पंप के अंदर जो है वो क्या करेगा, हमारे वाटर को डिवाइस के अंदर पास ऑन करेगा, जिससे कि क्या कर सके, वो सेमी परमेबल के थ्रू पास ऑन हो जाए ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जो है। ठीक है, जैसे हमारा ड्रग रिलीज है, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट तो ये हो गया, हमारा ऑस्मोटिक एजेंट है पंप के अंदर, वो क्या करेगा, पानी लेगा डिवाइस में पानी लेने के बाद वो पास थ्रू करा देगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के पास। ठीक है, ड्रग रिलीज होगा, जैसे ही इन्फ्लक्स होगा वाटर का एक प्रेशर बनेगा, प्रेशर बनने के बाद क्या होगा, वाटर से प्रेशर बना, प्रेशर बनने के बाद जो ऑरिफिस है ना, वहाँ से वो ड्रग को निकालना शुरू कर देगा। ठीक है, ऑरिफिस का जो शेप है या साइज जो है वो उतना ही होगा जितना कि कंट्रोल रेट में उनकी ड्रग रिलीज आउट हो। ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करता है क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट ड्रग रिलीज रेट है, इंडिपेंडेंट है, एक्सटर्नल कंडीशन उसके लिए मैटर नहीं करती हैं, उससे कोई इसको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमारा इस तरीके से अगर देखा जाए ऑस्मोटिक पंप्स इस तरीके से होता है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगी, ये ऑस्मोटिक को ड्रग होगा और यहाँ पे ये हमारा लेजर के थ्रू हम एग्जिट होल ड्रिल करेंगे, ये ऑरिफिस बोल सकते हो उसको। अब ऑस्मोटिक पंप के कितने टाइप होते हैं, पहला जो हमारा टाइप है वो पुश पुल ऑस्मोटिक पंप है। दो कंपोनेंट होंगे इसमें, एक तो हमारा ड्रग होगा, एक हमारा ऑस्मोटिक एजेंट होगा। ठीक है, दोनों होंगे, ये एक हो जाएगा, ड्रग और ऑस्मोटिक एजेंट एक साथ है और हमारा दूसरा कंपोनेंट जो है वो पॉलीमर है। इसका मैकेनिज्म ये है, जो ऑस्मोटिक एजेंट है वो पानी ड्रॉ करेगा, अंदर लेगा फिर ड्रग कंपार्टमेंट में, और फिर क्या करेगा, वहाँ से ड्रग को रिलीज आउट करेगा। जैसे ये हमारा है, यहाँ पे ये ऐसे है, ये पानी को अंदर लेगा और यहाँ जो ड्रग है ना उसको पुश आउट कर देगा, ये इसका मैकेनिज्म है। और एलिमेंट्री ऑस्मोटिक पंप जो है वो एक सिंपल डिज़ाइन है जिसमें सिंगल कंपार्टमेंट होता है, जिसमें ड्रग और ऑस्मोटिक एजेंट ही रहते हैं, पॉलीमर नहीं होता। पुश पुल ऑस्मोटिक पंप में हमारा पॉलीमर रहेगा, इसमें डायरेक्ट वाटर इन्फ्लक्स होगा जो हमारी ड्रग्स को रिलीज करेगा मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, एलिमेंट्री ऑस्मोटिक पंप में हमारे मेम्ब्रेन्स के थ्रू ड्रग रिलीज होगी जैसे ही पानी का इन्फ्लक्स होगा, वाटर इन्फ्लक्स। वहीं हमारा टैबलेट बेस्ड ऑस्मोटिक सिस्टम है, इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, हमारा जो ऑस्मोटिक एजेंट है और हमारा एक तरीके से कोटेड होगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। ठीक है, इनकॉर्पोरेट ऑस्मोटिक एजेंट एंड आर कोटेड विद सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो हमारा जो ऑस्मोटिक एजेंट है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से कोट रहेगा। ये टैबलेट बेस्ड में देखोगे आप, वाटर की एंट्री होगी, ऑस्मोटिक प्रेशर जो फैसिलिटेट करेगा ड्रग को लाइक बाहर फेंकने के लिए, एक तरीके से कैसे, कंट्रोल रेट पे, सब कुछ होगा कंट्रोल रेट पर ही। ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा उसको लाइक इफ्लक्स हो जाए, ऐसा नहीं होगा, सेम ही रहेगा। एग्जाम्पल है जैसे ओरल सिस्टम है हमारा, ओरल सिस्टम में क्या होता है, हमारी OROS टैबलेट्स होती हैं जो हम कंट्रोल करते हैं GI ड्रग रिलीज के लिए यूज़ करोगे, किसके लिए, कंट्रोल GI ड्रग रिलीज। इम्प्लांटेबल सिस्टम में ड्यूरोज इम्प्लांट होते हैं लॉन्गर टर्म के लिए, लॉन्गर टाइम के लिए, टाइम ड्यूरेशन के लिए, और वहीं पे ये लोकलाइज डिलीवरी है, जैसे लियोप्रोलाइड है कैंसर में, वो यूज़ कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल है। एडवांटेज क्या है, एक तो इसका प्रिसाइज रहता है कि आप प्रिसाइज कंट्रोल मेंटेन कर सकते हो, जीरो ऑर्डर काइनेटिक अचीव कर लोगे, स्टडी ड्रग लेवल होगा। प्रिसाइज कंट्रोल से आप एक डायरेक्टली लगा लो, जो ड्रग लेवल होगा वो स्टडी रहेगा, स्टडी रहने के बाद प्रिसाइज आएगा आपका जो भी रिजल्ट आएगा। अब इंडिपेंडेंस फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर, ये बाहर के फैक्टर से कोई इफेक्ट नहीं होता, अनअफेक्टेड रहता है। जो रिलीज रेट है हमारे ड्रग का, वो जैसे कि इन्वायरमेंटल pH है, टेम्परेचर है या कोई मैकेनिकल फोर्स है, तो वो हमारे रिलीज रेट को इफेक्ट नहीं कर सकती। प्रिडिक्टेबल परफॉर्मेंस, इसका जो परफॉर्मेंस है वो पहले से पता होता है कि हाँ भाई यही आने वाला है। हाई रिप्रोड्यूसिबिलिटी होती है, रिलायबिलिटी होती है हमारी किसमें, ड्रग रिलीज प्रोफाइल में, कि आप उस पर रिलाई कर सकते हो, रिलायबल है, भरोसे लायक है, ये कह दो। डिसएडवांटेज देखो, ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज इसका है, कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग, बनाने में थोड़ा सा मेहनत लगेगी कि आपको प्रिसाइजली इसको इंजीनियर कराना है, मटेरियल्स भी यूज़ करने हैं, सब कुछ के लिए कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। और लिमिट है सर्टेन ड्रग्स के लिए कि आप हर किसी को यूज़ नहीं कर सकते हो। ऑस्मोटिक सिस्टम में स्टेबिलिटी मेंटेन करना वो भी ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि ऑस्मोटिक सिस्टम में इंस्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है, वो ड्रग मेंटेन, तो कुछ ड्रग्स हैं जो सूटेबल हैं इसके लिए। पोटेंशियल फॉर मैकेनिकल फेलियर, कि रिस्क है कि हमारी मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए, कि अगर हमारी जो बाहर की मेम्ब्रेन है वो अगर ख़राब हो जाए, कहीं कुछ ऐसा रप्चर हो जाए या ब्लॉकेज आ जाए, तो हमारी ड्रग रिलीज को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, मैकेनिकल फेलियर मतलब कुछ ऐसा फेलियर हो जाए जिस ऑस्मोटिक पंप में जो रिलीज़ ही ना कर पाए, तब चांसेस होते हैं कि हमारा एक ऑस्मोटिक पंप काम ही ना करे, वो हमारा एक डिसएडवांटेज हो गया।
ठीक है।